अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाजिर है न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आज 75th इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। खुशी का दिन है, लेकिन साथ साथ थोड़ा अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज हम जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं, बल्कि उससे भी पीछे चले गए। अगर आप देखा जाए तो हमारे जो हालात हैं मुल्क के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जो जो राइट्स हैं सिटीजन्स के वो तो और भी ज़्यादा अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो आम शहरी के जो आपको पता है जो हकूक़ होते हैं वो ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं ये प्रोवाइड करने में बिल्कुल फ़ेल हो चुकी हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न आप साफ है, जब पाकिस्तान बना था और 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान, जिनकी एफर्ट से पाकिस्तान बन सका। और इन्होंने ही जो इल्लामा इकबाल का ख्वाब था उसको जो हकीकी जो इसको हकीकत में जो करके दिखाया वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। तो क्या उनकी स्पीच थी 11 अगस्त 1947 को जो उन्होंने की थी। और कहते हैं कि हिस्ट्री में मैं आपको एक और व्लॉग भी करूँगा आज ही इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा करने की, कि उनकी स्पीच को भी सही तरीके से नशर नहीं किया गया था रेडियो पाकिस्तान पे और अल्टर कर दिया था। लेकिन मैं आपसे आज उनकी स्पीच में से कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही रीज़न्स है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। इसके अंदर आप जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो सारे वही पॉइंट्स हैं जो रीज़न्स है पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सका। तो जब कायद आज़म ने ये अपना सरमन दिया था और ये स्पीच थी उनकी, तो उन्होंने जो बात बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। और उन्होंने सबसे बात तो पाकिस्तान के जितने भी जो लोग थे उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। उन्हें मुबारकबाद दी थी कि पाकिस्तान बन गया है और ये पॉसिबल नहीं था उस वक्त। ज़ाहिर सी बात है सारी दुनिया भी हैरान थी कि इस तरीके से कोई ऐसी जंग किए बगैर कोई एक गोली नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान बन गया। सिर्फ और सिर्फ कैसे बना था? टेबल टॉक की वजह से। और जो कायद आज़म थे वो उन्होंने एक पूरी जमहूरी अमल के ज़रिए पाकिस्तान को क़याम में लेकर आए थे। वो तो और वो जमहूरियत चाहते थे और जमहूरियत ही से तरक्की हो सकती थी पाकिस्तान में। लेकिन कभी भी जमहूरियत पाकिस्तान में सही से फल फूल नहीं सकी। आपने देखा है हुकूमतें गिरती रहीं और किस तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी यहाँ पर होती रही। और फिर अगर सिविलियन हुकूमतें भी बनी तो वो अंडर इन्फ्लुएंस थी किसी ना किसी के, नाम नहीं लेना चाहता, मसले मसाइल हो जाते हैं, तो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के अंदर ही वो हुकूमतें बनती थी। और अगर वो हुकूमतें नहीं होती थी तो वो फिर बंदे वो सामने आ जाते थे। तो आपको पता है माशाल्लाह होता था। ये हुकूमत होती थी वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के अंदर होती थी, ऐसा लगता था हुकूमत खुद से कुछ नहीं कर सकती थी। तो मतलब इसी के अंदर ये कशमकश में 75 साल गुजर गए, मुल्क तरक्की नहीं कर सका। आपको जल्दी जल्दी पॉइंट्स बता देता हूँ जो कायद आज़म साहब ने अपनी स्पीच में कहे थे 11 अगस्त 1947 को। उन्होंने कहा था कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने चीज़ टैकल की थी, उन्होंने कहा था कि ये नेशनल असेंबली है और जो हमारी प्रोविजनल असेंबलीज़ हैं, जो ये रूल्स है, स्पेशली हमारी जो नेशनल असेंबलीज है जो आपको पता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। उन्होंने कहा था कि ये हमारी आज़ाद नेशनल असेंबली है, किसी की इसके अंदर मुदाखलत नहीं है। और अभी आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि आगे पाकिस्तान को फलने फूलने में मदद दे। ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए कि पाकिस्तान तरक्की कर सके, क्योंकि ये एक आज़ाद असेंबली है। लेकिन आपको पता है कि उस असेंबली में जो लोग सेलेक्ट होकर आते हैं वो जोकर होते हैं। आज तक तो वो कुछ नहीं कर सके ऐसा। लेकिन कायद आज़म साहब ने ये कहा था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपनी स्पीच में कि लोग, अब जो ये असेंबली में जो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि पाकिस्तान को तरक्की दे सके। उसके बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो रूल्स रेगुलेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर लेकर आना है। और मुल्क तरक्की जब ही करेगा जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होगा। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के सिवा तरक्की होना नामुमकिन है। और आप जानते हैं पाकिस्तान की जो लेटेस्ट रैंकिंग थी जो आदिलिया की, बहुत ही हमारे जो ये जस्टिस सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है हमारा। अब जानते हैं कि कमज़ोर को तो यहाँ इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इंसाफ मिलता है तो सिर्फ वो बड़े लोगों के लिए है, मजबूत लोगों के लिए, जिनको ज़रूरत भी नहीं होती इंसाफ की। और वो अगर गलत पे भी हों तो उनको कोई ना कोई ऐसा उनको रास्ता मिल जाता है, चोर रास्ता बाहर आने का। और गरीब होता है तो वो अगर चप्पल भी चुरा ले तो जेल चला जाता है।
तो यही हमारा लॉ सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली। तो वो चीज़ें जो कायद आज़म साहब ने कही थी वो हो नहीं सकी। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ की थी बहुत इम्पोर्टेंट, जो उस वक्त जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो अच्छा ये प्रॉब्लम इंडिया का भी था, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम वहाँ मौजूद था इंडिया में, जब मुसलमान और पाकिस्तान सब साथ रह रहे थे। ये 14 अगस्त 1947 से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे भी करप्शन और ये ब्राइबरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि आपको जैसे पता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए, ब्राइबरी को ख़त्म होना चाहिए, ऐसे रूल्स बनाएं कि इस करप्शन को और ये जो ब्राइबरी है इसको ख़त्म कर दें। आपको पता है कि जिस तरह आप जानते हैं कि ये एक नासूर होता है किसी भी कौम के अंदर, वो मुल्क को ख़त्म कर देता है। तो तो ये उन्होंने कहा था कायद आज़म साहब ने कि इस असेंबली ने ऐसे रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन करने कि करप्शन और उसको ख़त्म कर दे। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने रिसेंटली भी देखा है कि इन हुकूमत ने, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, इन्होंने जो नैब को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। नैब को, नेशनल अकाउंट ब्यूरो जो है, जो अकाउंटिंग करती है, अकाउंटिंग करती है, जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं, किसी भी हों वो मिलिट्री में हों या वो ब्यूरोक्रेसी में हों या वो सियासतदान हों, जो भी हों उनके और वो जो है वो वाले अदलिया में हों, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी का जो इदारा था उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया इस असेंबली ने। तो ये बात कायद आज़म साहब ने कही थी कि ऐसे रूल्स बनाए कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी जो ये जो ब्राइबरी होती है ये ना हो, और ये करप्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन आप जानते हैं करप्शन में तो सबको पीछे छोड़ दिया इन हुकूमतों ने, जो आती रहीं बारियाँ लेती रहीं, और उन लोगों ने भी करप्शन कही है जो बड़े बड़े मुल्क के जो इसको मुल्क के जो बड़े बड़े जो आपको पता है रैंक्स पे रहे हैं और सहूलतकार रहे हैं, और जो है कभी तो उन्हें न्यूटन्स कहा गया, कभी खिलाई मखलूक, तभी किसी नाम से इन लिए लोग भी करप्शन करते रहे हैं। ये भी किसी से पीछे नहीं है। और आप जानते हैं कि लोग पाकिस्तान में नहीं रहना पसंद करते, लोग बाहर जाना पसंद करते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पर जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े इनके जो सियासतदान हैं, बच्चे इनके बाहर बैठे हैं, तो ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की। तो खैर, करप्शन और ब्राइबरी पे बात की कायद आज़म साहब ने और कहा कि जो रूल बना वो ख़त्म है। फिर उसके बाद उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात की थी वो की थी कि इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सेक्युलर होना चाहिए, और जो भी रिलीजन है, जो भी यहाँ पे मज़हब है, जो भी यहाँ पे ज़ात पात के लोग हैं, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और उसका मतलब जो भी कास्ट है, जो भी क्रीड है, जो भी कलर है, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। कोई ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा, किसी को, जो कि आपने देखा कि चंद दिन पहले जो हुआ, वो जो शहबाज गिल को जो अरेस्ट किया हुआ, जिसने वीलॉग भी किया था पहले, उनके ड्राइवर की बीवी जो थी, उनके ड्राइवर की बीवी, उसको पकड़ लिया था पुलिस वालों ने इस्लामाबाद की, और उनकी जो बच्ची थी 10 महीने की, उनको भी मतलब माँ से जुदा कर दिया था। बाद में उन पर प्रेशर आया तो पब्लिक का छोड़ दिया। लेकिन डिफरेंट रूल्स हैं गरीब के लिए और अमीर के लिए, हर तरह के लोगों के लिए डिफरेंट यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, और इंसाफ का भी सिस्टम डिफरेंट है उन लोगों के लिए। तो खैर, ये कायद साहब ने एक बात की थी कि जो रूल्स रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होने चाहिए, राइट्स सबके इक्वल होने चाहिए। जितने भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, वो सब डिज़र्व करते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल राइट डिज़र्व करते हैं, भले उनकी जो भी कास्ट हो, कलर हो या क्रीड हो। ये बात उन्होंने की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस चीज़ पे भी अमल मुझे नहीं लगता सही से हो सका। आप देखते हैं कि डिफरेंट सिस्टम है हमारा जस्टिस का डिफरेंट लोगों के लिए। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ जो उनकी जो आखिरी जो बात जो कह रही थी इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने कहा था कि जो कुछ लोग हैं इंडिया में वो इसके ख़िलाफ़ भी थे सेपरेशन के, और कुछ लोग इसके हक़ में भी थे। तो उन्होंने कहा था ये तो वक्त बताएगा कि क्या बेहतर था। लेकिन उनका कहना था कि अगर इंडिया में अगर सब लोग इस तरह मिलकर रहते तो फल फूल नहीं सकते थे, क्योंकि वो फिर डिफरेंट, एक आपको पता है टू नेशन थ्योरी का तो आपको मालूम है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना था, तो वो साथ चल नहीं पाता, मसले मसाइल होते। तो इसलिए पाकिस्तान बना है। तो अब आप इसके अंदर फले फूलें, सारी चीज़ों को भूल जाएं, मेहनत करें और तरक्की करें, इस मुल्क को परवान चढ़ाएं। लेकिन अफसोस हम लोग वहीं पर अटके रहे। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी थी कायद आज़म साहब ने। उन्होंने कहा था कि जो रोमन कैथोलिक्स थे, इंग्लैंड की बात की उन्होंने उस वक्त के, क्योंकि हमने आज़ादी भी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड से ही हासिल की थी, वो गोरे मौजूद थे इंडिया में, और उन्होंने ही पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया था। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी इंग्लैंड की कि वहाँ पे जो रोमन जो थे कैथोलिक्स थे,
तो और प्रोटेस्टेंट थे, उनमें दो एक तरह की ज़ातें थी, फ़िरके थे, देखिए आप समझ लें। वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे इंग्लैंड में स्टार्टिंग थे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ था फिर, वो बाद में क्योंकि वहाँ का जब लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अच्छा हुआ इंग्लैंड का, तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ऐसे बन गए थे कि सबके इक्वल राइट्स हो गए थे, वरना लोग वहाँ पे लड़ते रहते थे ये दो ग्रुप। तो कायदे साहब ने ये एग्जाम्पल दी थी और कहा था कि देखिए वहाँ पे तो ऐसा मसला था, फिर भी वहाँ पे बेहतर हो गया, लेकिन हमारी स्टार्ट तो बेहतर हो रही है। यहाँ पे सब कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया है। अब हमने सिर्फ मेहनत करनी है और हमने ये जो चीज़ें हैं इससे बचना है, इससे हमने सीख के आगे बढ़ना है और हमें तरक्की करनी है। तो ये चीज़ें कायदा हमने जो तकरीर में कही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें से कोई भी चीज़ पे हम अमल नहीं कर सके। 75 साल हो गए बने हुए मुल्क को, हर साल हम यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी तकरीर पे जो बातों के जो पॉइंट्स है वो कोई भी उस पर अमल नहीं करता। और ये सियासतदान तो सबसे हमारे गंदे, बहुत कम सियासतदान इस मुल्क को अच्छे मिले हैं, ज़्यादातर अपने मफाद परस्त ही मिले हैं जिन्होंने अपने मफाद पूरे किए, और आवाम का और मुल्क का उन्होंने कभी भी नहीं सोचा, भले वो जिस भी कंडीशन में थे। तो ये बातें थी, इम्पोर्टेंट थी, जो कायद अज़म साहब ने कही थी। तो इस स्पीच को हमें 11 सितंबर वाली उनकी 11 अगस्त वाली जो स्पीच है उनकी हमें याद रखना चाहिए, और इस पर कोशिश करनी चाहिए अमल करने की। और आप अपना ख्याल रखें और यौम आज़ादी मनाएं, लेकिन हिस्ट्री भी पढ़ें मुल्क की और देखें कि हम क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सकें। तो आपको उसको दोबारा से यौम आज़ादी मुबारक हो, 75वां पाकिस्तान का। अपना ख्याल रखें और इस मुल्क का भी। अल्लाह हाफिज़।